नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज थर्ड लॉर्ड की सीरीज़ को एंड करते हुए आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में। ये थर्ड लॉर्ड की सीरीज़ की आखिरी वीडियो है, तो इसके आगे हम कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। सो बेसिकली इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ तो प्लीज़ जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों आप एक पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे करके, जहाँ पर आपको प्रायोरिटी एक्सेस एंड डिस्काउंटेड कंसल्टेशंस मिलती है, ठीक है? और वो आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और अगर आप पर्सनल अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या मुझे फ़ोन के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं थर्ड लॉर्ड का 12th हाउस में। देखिए 12वें भाव को लेके जब कोई प्लैनेट 12वें भाव में जाता है ना, तो जनरली लोगों को बड़ी ये होता है कि ये बड़ी नेगेटिव प्लेसमेंट है, या 6th हाउस में जाता है या 8th हाउस में जाता है, तो नेगेटिव बहुत बोलते हैं कि ये 12वें भाव में अच्छे फल नहीं देगा, बट ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, इससे वीडियो में आगे बढ़ाऊँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे छठे भाव को बहुत नेगेटिव माना जाता है, मगर अगर हम वो 10th हाउस के लिए बात करेंगे ना, तो आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना बैठे-बिठाए, तो वो 6th हाउस की दशा में ही मिलेगी। अब आप कहोगे कि यार 10th लॉर्ड 6th में है तो ये तो खराब होगा, बट नहीं, मैंने देखा है, और क्योंकि वो दशम से 9th हाउस है इसीलिए। सो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि थर्ड लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो वो नेगेटिव नहीं है, अच्छी प्लेसमेंट है। वैसे भी ये ना 4-10 का रिलेशनशिप है, थर्ड लॉर्ड अपने से 10th में और 12th लॉर्ड जो है ना 12th हाउस का ये 4th हाउस बनता है, थर्ड हाउस, तो नेगेटिव नहीं है। बट इसमें कुछ ऐसे फिक्स्ड रूल्स हैं जो कि हमारे बड़े पुराने एस्ट्रोलॉजर्स ने बताए हुए हैं, वो बता देता हूँ। यू विल गेट, मतलब क्या होता है ना, थोड़ा-सी डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती है रिलेटिव्स के थ्रू। छोटा भाई है वो थोड़ा-सा डोमिनेटिंग या थोड़ा-सा होता है ना, जैसे तानाशाह लोग होते हैं, बहुत डिक्टेटरशिप होती है जिनमें, बहुत इस तरीके से उसकी नेचर हो सकती है। फादर भी थोड़े से आपको लगेगा कि यार मेरे फादर ना थोड़े से बेशर्म टाइप के हैं, है ना? उनको शेमलेस हैं, उनको ज़्यादा शर्म नहीं है, तो इस टाइप के हैं। बट इसी तरीके से आप, अगर आपकी शादी होती है तो आपको, आप बहुत फॉर्च्यूनेट महसूस करेंगे इस प्लेसमेंट के साथ। देखिए थर्ड हाउस का लॉर्ड ना, अगर आप थर्ड हाउस की चीज़ों को एक्टिवेट करोगे ना, वो थर्ड से 10th है, तो आपको फ़ोर्स करेंगी कि आप उसको अपना प्रोफ़ेशन बनाओ, तो आप उससे अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है? और अब ये 12th से 4th हाउस है, जो है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप 12वें भाव की चीज़ों को एक्टिवेट करोगी, द मोर यू स्पेंड, है ना? तो वो, और उससे ज़्यादा और ज़्यादा आपको सुख अनुभव होगा, वो आपको खुशी देगी चीज़, है ना? आप अब्रॉड ट्रैवल करोगे, वो भी आपको खुशी देगी, क्योंकि वो सुख भाव में बैठा है, सुख भाव का लॉर्ड है 12 से, है ना? सो बेसिकली इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे तो आपको, अब जैसे आप मान लीजिए 12th हाउस सेकंड हाउस का गेन हाउस है, तो उस समय पर फैमिली में कोई मेंबर ऐड भी हो सकता है। ये लगन का 12th है, दिस इज नॉट द 12th हाउस ऑफ द थर्ड हाउस। तो इसीलिए थर्ड हाउस के लिए बुरा नहीं है प्लेसमेंट। देखिए 12वें भाव में अगर कोई प्लैनेट की दशा चलती है ना, तो आपके लगन को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी आपकी शरीर डाउन कर सकती है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर करा लगवा सकती है, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। 12वां भाव अकेलेपन का भी होता है ना? तो क्योंकि वो 12th का 4th का लॉर्ड होके उस 12th में बैठा है, तो वो आइसोलेशन ही कई बार इंसान को सुख देने लग जाता है, अकेलापन ही इंसान को बहुत सुख देता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और देखिए थर्ड हाउस इमेच्योरिटी का हाउस है ना? तो इमेच्योरिटी का हाउस होने के कारण आपको प्रोफ़ेशन अगर बना रहे हो तो आप कॉमेडी में जाओगे, तो आपको प्रोफ़ेशनली आप कुछ उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है? आप सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक इन फ़ील्ड में जाओगे तो वो भी आपको प्रोफ़ेशनली आपको इंक्लाइन कर सकते हैं, जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, आप उसको अपना प्रोफ़ेशन बना सकते हो। क्योंकि 10th हाउस प्रोफ़ेशन का है। अगर किसी हाउस का लॉर्ड अपने से 10th में बैठ गया ना, तो आपको उसको अपना प्रोफ़ेशन बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये एक अलग इश्यू है कि उसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो दशाएँ, अंतरदशाएँ, बहुत सारी चीज़ों पे, आपका समय कैसे चल रहा है, इन चीज़ों पे निर्भर करता है। बट यू नेवर नो। बट मेरा ऐसा सजेशन है साथ ही साथ कि अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड मैच्योरिटी का है, तो वो 12th में बैठा है, तो 12th की चीज़ों को थोड़ा-सा डील करने से पहले ना, आप वो 12वें भाव से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है, तो वो थोड़ा-सा मैच्योरिटी से हैंडल करें चीज़ें, ठीक है? सो बेसिकली यही चीज़ है कि 4-10 का जो रिलेशनशिप है, वो अच्छा माना गया है, वो 12th के लिए, ठीक है? बट छोटे भाई-बहन अब्रॉड में सेटल हो सकते हैं,
है ना? और स्पेंडथ्रिफ्ट हो सकते हैं छोटे भाई-बहन, आपके जो नेबर्स हैं, है ना? वहाँ से भी आपको थोड़ा-सा रिलेशनशिप में थोड़ी-सी खटास महसूस मतलब देखने को मिलेगी ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से थर्ड का लॉर्ड अगर 12th में होगा तो उसकी एनालिसिस हम इस तरीके से करेंगे। और दोस्तों बस इस प्लेसमेंट के साथ आप यही देख सकते हैं कि अ, छोटे भाई को एक सेटलमेंट ज़रूर मिल सकती है अब्रॉड में, वो सेटल हो सकता है। अब ये ना कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि यार मेरी अब्रॉड सेटलमेंट होगी कब? मुझे कब ग्रीन कार्ड मिलेगा? कब हमारी सेटलमेंट होगी? तो उसका ना एक मेथड आपको बताता हूँ इस वीडियो में, वो क्या होता है, जैसे आप पर्टिकुलरली आप अपने बारे में बात कर रहे हो कि आपका लग्नेश 12th में है, 12th लॉर्ड आपका आपके लगन में है तो फॉरेन सेटलमेंट देता है, या आपके 7th का लॉर्ड 12th में है तब भी मैरिज के थ्रू फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। मैं उसकी टाइमिंग बताता हूँ कैसे निकालते हैं, कि किस तरीके कौन सा साल होगा, वो कौन कब हम सेटल होंगे, हमें कैसे पता लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज कि आपका 7th लॉर्ड वीनस है और आपके 12th में बैठा है, आपकी मैरिज के थ्रू सेटलमेंट होगी। अब मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आती है। वो ये है कि जैसे वीनस का जो एक्टिवेशन का टाइम पीरियड है ना, जैसे सूर्य का 21-22 है, 23-24 चंद्रमा, 25 से लेकर 27 साल, 25, 26, 27, ये 3 साल, इन्हीं 3 सालों के अंदर आपकी अगर 7th लॉर्ड 12th में है, तो इन्हीं 3 सालों में आपकी मैरिज होगी, क्योंकि 7th लॉर्ड एक्टिवेट होगा, मैरिज होगी, और वो ऐसे इंसान के साथ होगी जो ऑलरेडी ग्रीन कार्ड होल्डर हो सकता है, ठीक है? जिसके थ्रू आप देखोगे कि आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, आप फॉरेन सेटल हो गए। अगर लग्नेश की बात करें, तो लेट्स सपोज कि आपका वृश्चिक लग्न है, मंगल आपके 12th में है, तो 12th हाउस का लॉर्ड क्या करेगा, जैसे मंगल 28 से, क्योंकि मंगल का जो टाइम है ना 28, 29, 30, 31, ये 4 साल मंगल के होते हैं। 32 में मरकरी एक्टिवेट हो जाता है। तो वो इन 4 सालों के दरमियान आपको कभी भी आपको फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है मंगल, और उसी समय पर होगी, ठीक है? तो ये मैं आपको मेथड बता रहा था। अदरवाइज़ ये प्लेसमेंट बहुत नॉट बैड, एक्चुअली ये प्लेसमेंट इतनी बुरी नहीं है, ठीक है? और जो मैंने आपको इससे पहले एनालिसिस करके बताए थे, अब देखिए इसकी दृष्टि आपके छठे भाव पे भी जाएगी। छठे भाव को एक्टिवेट करने के लिए अगर आपको साहस पराक्रम चाहिए, तो मैलेफिक प्लैनेट होगा तो आपको साहस पराक्रम देगा, ठीक है? आपके 6th हाउस को चीज़ों को एक्टिवेट करेगा वो। वो किस तरीके से होता है, प्लैनेट की नेचर पर भी डिपेंड करता है। कोई कार्मिक प्लैनेट है, शनि देख रहा है, तो वो आपके पिछले, शनि हमारा पास्ट है। आपकी पुरानी चीज़ों को सामने लेके आएगा जिससे आपको ट्रबल दे सकता है। शनि वैसे भी दुःख का कारक है। बृहस्पति है तो बृहस्पति तो हीलिंग है, स्पिरिचुअलिटी है, बृहस्पति दवाई है ना? अब वो कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार कौन-सा ऐसा हाउस होता है जहाँ से हमें इलाज मिलेगा, जब हमें दवाई लगनी शुरू हो जाएगी? और मेडिसिन्स का जो फील्ड होता है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू द 9th हाउस। 9th हाउस है, हीलिंग है। वो आपको दवाई लगेगी, आप ठीक भी 9th हाउस से ही होगे, ठीक है? छठा भाव रोक देता है। तो बेसिकली जुपिटर देखेगा, तो हीलिंग करेगा, आपको वैसे ऐसी मुसीबत आने ही नहीं देगा। कोर्ट केसेज़ या ऐसी प्रॉब्लम्स या डिजीज़ेज़ या इन्फेक्शंस जो होती है ना, छठे भाव से देखते हैं, चोट लगना, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन देगा, है ना? सो बेसिकली आपको प्लैनेट की नेचर से भी देखना पड़ेगा कि छठे भाव पे उसकी दृष्टि किस तरीके से असर करेगी, ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस राशि को देख रहा है। इस तरीके से आपको एनालिसिस, अदरवाइज़ एक जनरल परसेप्शन यही है कि अगर शुभ ग्रह छठे भाव को देखेगा तो आपको छठे भाव से रिलेटेड चीज़ों से बचाएगा, ठीक है? सेव करेगा आपको। और मैलेफिक्स होते हैं, तो मैलेफिक्स आपको प्रॉब्लम्स में फँसाएँगे, बट वो साथ ही साथ आपको हिम्मत भी देंगे ताकि आप उन चीज़ों से निकल सको, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट्स के अंदर साहस ज़्यादा होता है। शुभ ग्रह थोड़ी-सी सॉफ्ट नेचर के होते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती ज़्यादा, ठीक है? सो बेसिकली शुभ ग्रह वैसे भी ना जो होते हैं ना, वो इसीलिए नहीं आपको ऐसी मुसीबत आने देते, क्योंकि वो ऐसी जगह पे, जैसे कोई शरीफ इंसान है, वो किसी ऐसी जगह पे जा रहा है, वो जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रही है, वो उलझेगा ही नहीं, साइड से निकल जाएगा, वो लड़ने में विश्वास ही नहीं करता, ठीक है ना? सो इस तरीके से एनालिसिस देख सकते हैं। अदरवाइज़ लगन का 12th है, वो इस दशा में आपको थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। सप्तम का छठा है, तो आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम जनरली प्रेडिक्शंस के लिए ना डिविज़नल चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, ठीक है? अगर किसी के बारे में बात करनी हो, जैसे लगन के बारे में अपने बात करनी हो, तो हम लगन चार्ट देखते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैरिज के बारे में बात करूँ, ये सप्तम से छठा भाव है, तो ये आपको मैरिज में डिस्प्यूट दे सकता है। श्योर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यही प्लैनेट जो 3rd लॉर्ड आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है, वो एक्टिवेट हो रखा है,
सप्तम का छठा ज़रूर है। अगर उसकी नमाज में पोजीशन 4th हाउस का लॉर्ड होके 4th में बैठ जाए, 7th का लॉर्ड होके 7th में बैठ जाए या केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, तो फिर आप देखोगे यही प्लेसमेंट आपको शादी को लेके झगड़े नहीं दे रही। सो इसीलिए आपको ये चेक करना पड़ेगा नमाज में कि ये सप्तम का छठा ज़रूर बन रहा है, लग रहा है कि यार झगड़े हो सकते हैं, पर एक्चुअली नमाज में उसकी पोजीशन रहती है तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। सो हमें जनरली, अब जैसे करियर का लॉर्ड है, कोई बन जाता है लगन चार्ट में, उसकी पोजीशन चल रही है 10th लॉर्ड, तो आपको लग रहा है कि ये लगन के हिसाब से बड़ा नेगेटिव फल देगा, पर उसकी डिवीजन चार्ट में अगर एक्चुअल में उसकी प्रिडिक्शन जो होंगी ना, एक्चुअल में जो उसका रिजल्ट्स निकल के आएंगे वो डिविजनल का D10 चार्ट से आप कंफर्म करिए। अगर वहां पे अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, अच्छे हाउस में बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपको वही दशा करियर में बहुत राइज भी दे सकती है। सो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले हमारे पास प्रिडिक्शंस के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है जिससे हम प्रिडिक्शन निकालते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक दो प्रिडिक्शंस के मेथड बताए आपको। सो इस बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो बेसिकली आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर अवेलेबल है। और दोस्तों आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मेरा वीडियो की प्रायोरिटी एक्सेस एंड डिस्काउंटेड कंसल्टेशंस आपको मिलेंगी। और प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर। जय श्री कृष्ण।